नमस्कार, एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं सतीश गोसाई। जो हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो सबसे बेसिक टॉपिक है मैथमेटिक्स का आने वाले एग्जामों के लिए, नंबर सिस्टम। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में जो नंबरों का क्लासिफिकेशन है, मुख्यतः उस पर। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति, ठीक है। इस नंबर सिस्टम में मुख्यतः जो नंबरों का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि जो नंबर हैं उनकी कैटेगरी बनाई गई है और किस नंबर को किस कैटेगरी में रखा गया है, और उसके अनुसार उनका एक सेट बना हुआ और उसी नाम से उनको जाना जाता है। इस पर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और जो आगे हम मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी ये काम आएंगे आपके। तो काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें नंबरों का इंट्रोडक्शन है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैं इनका क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण, हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। जो मुख्यतः जो संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इनमें से एक संख्या आपकी होती है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं, ठीक है। देखो, जो रियल नंबर होते हैं, इन रियल नंबरों का प्रयोग ही मैथमेटिक्स में ज़्यादातर किया जाता है। जो काल्पनिक संख्या है बस कल्पना मात्र के लिए होती हैं, और खास करके जिस किसी थ्योरम को या इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए मैथमेटिशियन जो प्रयोग करते हैं, उनमें इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं और इन काल्पनिक संख्याओं को आयोटा से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √-1। और आयोटा का अगर स्क्वायर करोगे, दिस इक्वल टू होता है -1। बस ये इतना ही है और यहीं पे समाप्त। एग्जाम में कभी कभार अगर पूछा गया तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √-1। या आपसे ये पूछा जाएगा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है -1। बाकी जितना कुछ भी पूछा जाता है वो सभी जो है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से पूछा जाता है। और जो वास्तविक संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्याएं आपकी -∞ से लेकर के +∞ तक की जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। और इन्हीं का प्रयोग जो है अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स में किया जाता है। इन वास्तविक संख्याओं में भी कैटेगरी बनी हुई है और अलग अलग सेट में रख करके उनको नामों से जाना जाता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर इत्यादि। जितनी भी संख्याएं हैं उनकी अलग अलग जो कैटेगरी बनाई गई है, उनका मैं यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज ध्यान रखना, नंबर दो प्रकार के हैं। एक रियल नंबर वास्तविक संख्याएं जो -∞ से लेकर +∞ तक होती हैं, और एक होते हैं इमेजन नंबर जो सिर्फ एक कल्पना है, कल्पना मात्र। इसको आयोटा से दिखाते हैं जिसकी वैल्यू √-1 होती है और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इनका जो क्लासिफिकेशन में जो आता है वो आता है आपका नेचुरल नंबर। अब इसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं देखो क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, नंबरों का एक ऐसा सेट होता है जो क्या एक से शुरू होती है, मतलब 1, 2, 3, 4 एस ऑन। ये सारी क्या होती हैं? वास्तविक, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो मतलब हमें पहले से प्राप्त थी, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त थी पहले से।
इसमें जो जीरो था उस जीरो को बाद में की गई है, जिसको आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। अगर उस जीरो को इसमें इंक्लूड कर दें, जीरो को भी इसमें शामिल कर दें, तो ये बन जाते हैं होल नंबर। मतलब वो संख्याएं जो 0 1 2 3 ऐसा सेट का है, उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, यानी 0 1 2 3 मतलब जिस संख्याओं के सेट में जीरो भी होता है उनको होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलती हैं, और जिन संख्याओं के सेट में जीरो नहीं होता है उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जीरो की खोज बाद में की गई, इसलिए इसको जब इसमें इंक्लूड किया गया तो इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है, अब इन्हीं में से, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं या होल नंबरों में से आप देखेंगे, इसी में आता आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्या बिल्कुल एक डेफिनेशन को फॉलो करती है कि अभाज्य संख्या बोलते हैं किसमें, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, एक स्वयं और एक वन, यानी ए नंबर हुज एग्जैक्टली टू फैक्टर नेमली वन एंड इटसेल्फ कॉल्ड ए प्राइम नंबर। उदाहरण के लिए जैसे 2 है, इस 2 के देखो दो ही फैक्टर हैं, एक तो क्या है 1 है और एक क्या है 2 है। मतलब ये दो जो है दो ही संख्याओं से डिवाइड होता है, या तो स्वयं से या किससे, 1 से, यानी एग्जैक्ट 2 फैक्टर है, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक है, इसलिए इसको प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 3 है, 3 का भी देखो एक फैक्टर 1 है और एक इटसेल्फ है 3 है। जैसा आप देखेंगे 5 है, 5 का भी एक फैक्टर स्वयं 1 है और एक फैक्टर क्या है 5 है। ऐसी संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ दो फैक्टर है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कभी क्वेश्चन ये आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2 के बारे में एक चीज और ध्यान रखना, 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में एक इवन नंबर यानी सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। ऐसा सिर्फ 2 ही है, मतलब आगे कोई भी सम संख्या या इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो सम संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं, तो आंसर होगा 1, उस केस में आंसर होगा 1। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है जो अभाज्य भी है और सम भी है, कौन सी है, तब आपका आंसर 2 होगा। 2 का मतलब तो वो इसकी बात कर रहा है, वो कौन सी है, तो कौन सी है तो 2 है। और ऐसी है कितनी, हाउ मेनी पूछेगा, तो वो तब 1 आंसर होगा, मतलब संख्या में तो एक ही है वो, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, नीचे दूसरा टोटल प्राइम नंबर की अगर बात करेंगे, टोटल प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर का मतलब कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो इतना ध्यान में रखना, आप 1 से लेकर के 50 तक अगर काउंट करेंगे, जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 इस प्रकार से। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो एग्जाम में आप इसकी हिंट से काफी जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हैं, वहां पर इतना टाइम नहीं होता इतना काउंट करें आप, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 से 50 तक टोटल 15 होती हैं, और 50 से 100 के बीच जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 10। इसलिए अगर मैं डायरेक्ट 1 to 100 पूछूंगा कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो होती हैं 25। 1 से 100 के बीच टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर है वो है टोटल 25। ठीक है, अब इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, देखो कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ गया कि 1 से 100 तक कितने हैं, तो आपको डायरेक्ट पता है 25 है। कभी ये ना पूछे, ये पूछे कि 1 से 90 तक कितने, तो आपको ये पता है कि 1 से 100 तक तो 25 है। बस आपको क्या करना है, 1 से 90 तक पूछा तो आप 90 से 100 काउंट कर लो, वो ज्यादा आसान होगा, और 25 में से घटा दो। कभी आपसे पूछ दिया कि 1 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है, तो आप क्या, आपको पता है 1 से 50 तक तो 15 है, तो आपको बस 40 से 50 तक के काउंट करने हैं और उनको 15 में से क्या करना है, माइनस करना। जहां से भी आपको क्या पड़ेगा,
आसान पड़ेगी, जहां से भी आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। इसलिए इतना ध्यान में रखना है, ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक कितने होते हैं 10, और टोटल 1 से 100 तक पूछेगा तो 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ये चीज, ये तो हुआ अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कंपोजिट नंबर क्या होती है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, देखो ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड, यानी मोर देन टू फैक्टर, ए नंबर हुज मोर देन टू फैक्टर कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं। जबकि कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो 3 4 जितने भी हो, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो जैसे कंपोजिट नंबर 4 है, देखो 4 के कितने फैक्टर बनने, 4 में एक का भाग जा रहा है, एक इसमें स्वयं 4 का भाग जा रहा है, और एक किसका भाग जा रहा है 2 का। इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 का देखो एक फैक्टर स्वयं 6 हो गया, एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक कितना हो गया 3 हो गया, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गए, इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, डॉट डॉट, कई सारी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, भाज्य संख्या, मतलब जिसकी दो से अधिक गुणनखंड है वो संख्या भाज्य संख्या है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना, अगर कभी ये पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या था, 2 था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। देखो मैंने 1 को न तो भाज्य में रखा, नहीं अभाज्य में रखा, तो फिर 1 क्या है, 1 को मैंने प्राइम नंबर भी नहीं बोला, क्योंकि मैंने कहा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। मैंने कहा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, तो फिर 1 क्या है। तो देखो 1 जो है, इस 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है 1। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि मोर देन, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड, और इसके तो 2 नहीं, इसके तो एक ही गुणनखंड है। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि उसके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी भाज्य संख्या वो है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इसके तो 2 से अधिक गुणनखंड भी नहीं है, मतलब 2 ही नहीं है तो 2 से अधिक कहां से होंगे, इसका एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है, यानी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 है, ऑप्शन में रहेगा एक भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर, ऑप्शन में रहेगा एक अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर, ऑप्शन सी में रहेगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आपका आंसर आएगा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, भाज्य और अभाज्य में 1 इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर है चीज, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। को प्राइम नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो यह कि को प्राइम नंबर कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है। जैसे प्राइम नंबर सिंगल नंबर है, जैसे 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, लेकिन को प्राइम ऐसा नहीं होता है। को प्राइम नंबरों का एक युग्म होता है, एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है, कोई सिंगल संख्या नहीं होती। नंबरों का एक ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो। जैसे
ए और बी तब को प्राइम होंगे जब इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। यानी ए और बी का HCF अगर 1 है, इनका हाईएस्ट फैक्टर अगर 1 है, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं को क्या बोलेंगे आप, को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, को प्राइम की डेफिनेशन तो यही हुई। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2 और 3 देखो, ये 2 और 3 को प्राइम है, ये पेयर में ही होंगे। ए पेयर ऑफ नंबर हुज HCF इज 1 कॉल्ड ए को प्राइम नंबर। इनका HCF 1 ही होगा। देखो, एक 1 ऐसी संख्या है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, मतलब कॉमन हाइट फैक्टर 1 है। 1 का भाग ही दोनों में जा रहा है। बाकी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या होंगे, को प्राइम। ठीक है, जैसे 4 और 5 है, ये भी को प्राइम है। अब आप ये मत सोचना कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है ना, इनका HCF 2 तो नहीं हो रहा है। इनका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 1 ही तो हो रहा है। इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसा आप देखेंगे 3 और 4 है, ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे मैं बोलूंगा 5 एंड 7, ये भी क्या है, को प्राइम है। जैसे मैं आपको बोलूंगा 7 एंड 8, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। 1 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को क्या करती है, डिवाइड करती है, और इनका HCF या हाईएस्ट फैक्टर बोल सकते हैं अपन। को प्राइम कौन से नहीं होंगे, जैसे मैं बोलूंगा 2 और 4, क्या को प्राइम होंगे, ये को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इनका HCF कितना हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 2, इनका हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए को प्राइम नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉमन फैक्टर 1 के सिवाय कुछ और हो गया, मतलब ये दोनों संख्याएं अगर 1 के सिवाय किसी और संख्या से डिवाइड हो गई, किसी से भी, तो फिर वो को प्राइम नहीं रहेंगी। अब चाहे वो 2 से हो रही है, चाहे 3 से हो रही है, सिर्फ अगर 1 ही उनका कॉमन फैक्टर है तो ही क्या होगा, वो को प्राइम होगा, अन्यथा वो को प्राइम नहीं होगा। जैसे मैं बोलूंगा 3 एंड 6, ये को प्राइम होंगे, ये भी को प्राइम नहीं होगा। क्यों, 3 और 6 का जो HCF है वो 3 है, इन दोनों को कौन संख्या डिवाइड करिए, दोनों को 3 डिवाइड करिए, और शर्त ये है कि दोनों को कौन डिवाइड करना चाहिए, 1 डिवाइड करना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। अभी हम डायरेक्ट देखो, कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इसमें, और कभी हम आगे जो HCF या जो टॉपिक करेंगे उनमें भी देखेंगे। अब तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको क्वेश्चनों में, जहाँ पे हमको को प्राइम क्या बनाने पड़ते हैं, पेयर बनाने पड़ते हैं नंबरों के, तो वहां पे भी इसकी जरूरत होगी। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीज ध्यान में रखना है कि को प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनका हाईएस्ट फैक्टर 1 हो। ठीक है, अब जैसे को प्राइम नंबर है, इसके बाद आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं यमज अभाज्य संख्या। यमज अभाज्य संख्या क्या होती है, यहाँ देखो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर या यमज अभाज्य संख्या। जिनमें 2 का अंतर होता है, ऐसी ही अभाज्य संख्याओं को यमज अभाज्य बोलते हैं। जैसे 3 और 5 है, देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें अंतर कितने का है, इनमें जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 का है, और दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और डिफरेंस है 2 का, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, जैसे बात करेंगे, ठीक है, 5 और 7 या 5, 7 और 5 में देखो डिफरेंस कितने का है, इनमें भी अंतर कितने का है, 2 का है, और दोनों की दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए दोनों, लेकिन उनमें अंतर भी कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, इसलिए उनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। तो अभी डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी ट्विन प्राइम या यमज अभाज्य है, तो ऑप्शन में देखना दोनों अभाज्य होनी चाहिए और अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का। जैसे मैं बोलूंगा 11 एंड 13, 11 और 13 भी क्या है, को प्राइम नंबर है, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे आप देखेंगे 17 एंड 19, 17 और 19 भी क्या है, यमज अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर है। आप देखेंगे 29 एंड 31, ये भी क्या है, यमज अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 41 एंड 43, ये भी क्या है, यमज अभाज्य संख्या है।
तो ऐसी बहुत सारी संख्याओं के पेयर आप बना सकते हैं जो आपस में को प्राइम तो होनी चाहिए, सॉरी प्राइम तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनका डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे कहीं पे आप बोलेंगे 6 और 8, आप बोलेंगे इनमें डिफरेंस 2 का है, तो ये भी क्या ट्विन प्राइम होंगी, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगी। क्यों? डिफरेंस 2 होने से कोई ट्विन प्राइम नहीं होगा, यमजभाज्य नहीं होगा। डिफरेंस सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों संख्याएं भी क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर आप जानते हैं 6 और नहीं 8, इनमें से न तो 6 और नहीं 8 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। दोनों प्राइम होने चाहिए और दोनों में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। उसी को क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम या यमजभाज्य बोलेंगे। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यहाँ देखो, परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या बोलते हैं जिसको, संपूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। देखो परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंड कर दें और उस संख्या को छोड़ करके जिसके आप गुणनखंड कर रहे हैं उसके सभी गुणनखंडों का योग अगर उस संख्या के बराबर हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसी संख्या जिसके सारे गुणनखंड कर लो और उस संख्या को अलग कर दो, बाकी जितने भी गुणनखंड है उसको छोड़ करके उन सारे गुणनखंडों का योग यानी उनको जोड़ करके वही संख्या के बराबर आना चाहिए, उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं परफेक्ट नंबर का, जैसे 6 है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। क्यों है, हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 का फैक्टर एक 1 है, 6 का फैक्टर एक 2 है, 6 का फैक्टर एक 3 है और 6 का फैक्टर 6 भी है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो मैंने क्या क्या स्वयं उस संख्या को छोड़ देना है, उस संख्या को आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये जो 6 है इस संख्या को छोड़ दो और बाकी उसके जितने भी फैक्टर हैं उन फैक्टर का सम उस संख्या के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो रहा है, 6, 2 और 1 3 और 3 6। इस 6 के सारे संभावित गुणनखंड क्या क्या हुए, 1 2 3 और 6। गुणनखंड का मतलब वो संख्या कितनी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, जिन जिन का उसमें भाग जाता है। देखो इस 6 में 1 का ही भाग जा रहा है, इस 6 में 2 का भी भाग जा रहा है, इस 6 में 3 का ही भाग जा रहा है, इस 6 में 6 का भी जा रहा है। यही उसके सारे गुणनखंड है, सारे पॉसिबल फैक्टर यही है। और हमने इसमें से वो लाट संख्या छोड़ दी, मैंने कहा जो स्वयं है उसको हटा दो, बाकी के संभावित गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर है तो वही परफेक्ट नंबर है, उसी को संपूर्ण संख्या बोलते। दूसरा उदाहरण है मेरा इसमें, जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में आप देखें जैसे 28 है। इस 28 के अगर आप फैक्टर करेंगे, इस 28 में एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी भाग जाता है, 7 से भी भाग जाता है और 14 से भी भाग जाता है और एक स्वयं 28 से भी भाग जाता है। इसमें 28 भी इसका स्वयं का फैक्टर है, लेकिन 28 को छोड़ देना, मैंने कहा कि उस संख्या को छोड़ दो, बाकी के जितने गुणनखंड हैं उन सब का योग करके अगर उसी के बराबर आ रहा है तो उसी संख्या को बोलेंगे पूर्ण संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। देख लो इनको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 इक्वल टू कितना आ रहा है, 28 इटसेल्फ। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर बोलेंगे, ठीक है। और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 100 तक कुल कितने परफेक्ट नंबर हैं, मतलब कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं, तो आपको ये जानकारी पता होना चाहिए और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर नंबर को ये सॉल्व करेंगे कि इसके कितने फैक्टर बनने हैं, फिर इसके फैक्टर का सम उसके बराबर आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। इसलिए आप डायरेक्ट याद रखना 1 से 100 तक कुल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर है, कुल 2 ही हैं, 2 संख्याएं। उन 2 संख्याओं में एक आपका 6 है और एक आपका 28 है, यानी 6 और 28 दो ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर हैं 1 से 100 के बीच, यानी 100 तक सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर हैं, बाकी कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है 100 तक। तो कभी डायरेक्ट आएगा निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है, ऑप्शन में रहेगा 5
6, 8, 10, तो आपको पता है, एक बार आपने पढ़ रखा है तो इतना फिगर आपके माइंड में, आप सीधे बोल सकते हैं 6 है। आपको उसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं होगी। या कभी ऑप्शन में रहेगा निम्न में से कौन सी संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर है, ऑप्शन में रहेगा 19, 20, 24, 28, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 28। और अगर कभी डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ 100 तक कुल कितनी संपूर्ण संख्याएं यानी परफेक्ट नंबर है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 2 है, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रहेंगे। एक 6 है और एक 28 है। ये चीज क्लियर है? ठीक। अब आते इसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। देखो, परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या में काफी कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ उनको डेफिनेशन पता होती है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, और जो ये अप्रमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। हमें प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं में क्या करना है, नंबरों को ब्रेक करना होता है। इसलिए मैं इसके सारे पॉसिबल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। आप सीधा ऑप्शन से पहचान सकते हैं कि इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, ठीक है। क्या होती है परमेय संख्या? ऐसी संख्या जिसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, मैं इसको पी बाई क्यू में लिख सकूं, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधे ये है कि एक फ्रैक्शन के रूप में मैं उसे लिख दूं, लेकिन ये जीरो यानी यहाँ पे जो क्यू ये डिनोमिनेटर है इसका, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाएगा? परमेय संख्या कहा जाएगा, यानी रेशनल नंबर कहा जाएगा, जिनको मैं पी वाई क्यू में लिख पाता हूँ। अब किन संख्याओं को पी वाई क्यू में लिखा जा सकता है? देखो, सिर्फ ये डेफिनेशन आपको पता होगी तो आप ये पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन सा रेशनल है या कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको इनके सारे संभावित एग्जाम्पल समझने होंगे। उदाहरण समझेंगे तो आप बता देंगे कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। बहुत बेसिक चीज है। देखो, पहला उदाहरण ध्यान में रखना, रेशनल नंबर मैंने कहा जो पी बाई क्यू में होते हैं, तो इसका मतलब सिंपल उदाहरण है जितने ही फ्रैक्शन है। देखो, 1/2, 1/3, 5/6, 7/8, ये जितने भी फ्रैक्शन है ये तो सीधे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए है ना। ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि रेशनल की फॉर्म है वो पी बाई क्यू है। लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं, बल्कि उस फॉर्म में होगा कि आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके पता करना पड़ता है कि है या नहीं है रेशनल। जैसे दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा, जैसे सारे काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसो, ये सारी संख्याएं भी क्या है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि देखो, मैं इनके नीचे 1 रखूंगा तो इस नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 ही है, 4 है तो 4 ही है। लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें एक संख्या है जीरो, जीरो क्या है, कि जीरो क्या होगा? तो ध्यान रखना, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। मैं जीरो को भी रेशनल नंबर में रख रहा हूँ इसी के एग्जाम्पल में, उदाहरण में। क्यों? देखो, मैं जीरो के नीचे 1 रखूंगा तो तब भी तो वो जीरो ही होगा। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर जीरो है तो चल सकता है, पी जीरो है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यू वाला जीरो नहीं होना चाहिए। और आप देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, जीरो नहीं है, 1 है, वो तो न्यूमिनेटर है जीरो। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को विशेष करके, ये पिछली बार एग्जाम में ही पूछा गया था कि जीरो क्या है, तो ध्यान रखना जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तीसरा उदाहरण, इसका ध्यान रखना, अगर कोई संख्या डेसिमल में और रिपीटिंग फॉर्म यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म में है तो उसको भी क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल, जैसे 0.333 एस सोन है। देखो, एक नंबर है, पॉइंट के बाद अब वो इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 और इसके ऊपर बार, मानी मैं बाकी के 3 हटा सकता हूँ, एक ही 3 रख सकता हूँ। यानी रिपीटिंग फॉर्म में होने के साथ साथ ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में भी है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जो पॉइंट में है और कंटिन्यू रिपीट हो रही है तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। जैसे कहीं पे लिखूंगा
0.252525 एस होम, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, रिपीटिंग फॉर्म में। तो पॉइंट के बाद अगर नंबर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो रेशनल नंबर है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं उसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, बाकी क्या 25 ना लिख करके एक ही 25 और उसके ऊपर बार का साइन होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रैक्शन में इजीली। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ 0.5 है, अब आप बोलेंगे रिपीट नहीं है, रेशनल है कि रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है, प्रमेय संख्या। क्यों, ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में। देखो 0.5 है, मैं इसके पीछे 0 लगाऊंगा, अब मैं बाद में 0 हटा भी तो सकता हूँ, तब भी तो 0.5 ही हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ, इसके पीछे के 0 हटा दूंगा, अब मैं इसके पीछे कितने भी 0 जोड़ दूंगा, तब भी वो नंबर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, यानी पॉइंट में फिक्स टर्म है, तो वो भी क्या है, प्रमेय संख्या होगी। एक तो पॉइंट में रिपीट हो रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, तो वो भी रेशनल है। लेकिन पॉइंट के बाद नंबर फिक्स हो गया, तो वो भी क्या है, प्रमेय संख्या, क्योंकि उसके पीछे में कितने भी 0 लगाऊंगा तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाता है, मैंने वो 0 में हटा भी सकता हूँ, मैं इसके पीछे 0 रखूँ या 0 हटा दूँ, तब भी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तीसरा उदाहरण इसका, चौथा उदाहरण ध्यान में रखना, चौथा उदाहरण क्या होगा, रेशनल नंबर का। तो चौथा एग्जाम्पल आप ध्यान में रखना, अगर कोई नंबर रूट में है, अंडर रूट में, और वो ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर आ सकता है, यानी एक परफेक्ट रूट आप बोल सकते हैं, जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसका रूट करेंगे तो 2 आएगा, 2 आपको पता है एक रेशनल नंबर है। या मैं आपको बोलूंगा जैसे √9 है, √16 है, √25 है, √49 है, ये सारी संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, ये परफेक्ट रूट है, ये रूट से बाहर आ सकते हैं, यानी किसी संख्या के स्क्वायर है, इनका अंडर रूट एग्जैक्ट नंबर में आएगा, तो इसलिए ये सारी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ध्यान रखना, यही उदाहरण है रेशनल नंबर का। अगर आपको इतने एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम में इन्हीं में से आता है, ऑप्शन दिए होते हैं कि निम्न में से कौन सा रेशनल है या कौन सा इरेशनल है। तो एक तो सीधे हो गए, जो फ्रैक्शन है वो तो देख ही रहा है सीधे, पी वाई क्यू की फॉर्म में। दूसरा, ऑल होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। फिर अगर नंबर पॉइंट में और कंटिन्यू रिपीटिंग फॉर्म में तो भी रेशनल है, पॉइंट में फिक्स टर्म में है तो भी क्या है, रेशनल है। और अगर रूट में आता है संख्या, अगर रूट में है तो परफेक्ट रूट में होना चाहिए, जिसका अंडर रूट निकलता है, तो वो भी क्या है, रेशनल संख्या है। यानी अगर परफेक्ट रूट नहीं है तो फिर नहीं होगा, जैसे कहीं पर अगर √5 होगा तो इसका रूट नहीं निकल सकता, पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसलिए ये रेशनल नहीं होगा। देखो √4 है, इसकी वैल्यू आती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, √16 की 4 होती है, √5 की 5 होती है, √49 की 7 होती है, तो इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर। यही सारे रेशनल नंबरों के उदाहरण है, जितने संभावित एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसको आप एक दो बार देखेंगे तो इजिली आप इसको पहचान सकते हैं कौन रेशनल है। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अप्रमेय संख्या क्या होती है, देखो, ऐसी संख्या जिसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिख पाऊं, मैंने इसको पी बाई क्यू में न लिखा जा सके, में न लिखा जा सके। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में न लिखा जाए उसको कहते हैं अप्रमेय संख्या, इरेशनल। अब वो संख्याएं कौन सी है जिसको आप पी बाई क्यू में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको समझेंगे आप उदाहरण से। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जैसे √3 है, रूट में है, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण यही है कि रूट में है लेकिन वो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, परफेक्ट रूट नहीं है मतलब। जैसे √5 है, 3√7 है, देखो आगे कोई भी नंबर हो लेकिन रूट के अंदर जो संख्या है वो परफेक्ट रूट नहीं होना चाहिए। या आप बोल सकते हैं √11 है, √10 है, √13, √14, √15, ये सारी अपरमेय है। लेकिन √16 बोलेंगे तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, परमेय संख्या, रेशनल नंबर हो जाएगी। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा एग्जैक्ट नंबर में, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एक उदाहरण तो ये ध्यान में रखना। दूसरा उदाहरण इसका ये ध्यान में रखना, अगर नंबर डेसिमल में है और कंटिन्यू फॉर्म में, रिपीटिंग में नहीं है, यानी वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे
1 3 5 2 7 डॉट डॉट सोन, यानी नंबर क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा। ये आपकी अप्रमेय संख्या, जैसे 0.253768 डॉट डॉट सो, ये सारी क्या है, अप्रमेय संख्या। देखो अगर रिपीट होता कंटिन्यू तो प्रमेय हो जाता, लेकिन रिपीट नहीं है और कंटिन्यू चल रहा है तो क्या है, अप्रमेय संख्या। ठीक है, रिपीटिंग फॉर्म में है तो प्रमेय, रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है तो अप्रमेय संख्या, इतना ध्यान रखना। इसके बेस्ट उदाहरण यही हैं दो अप्रमेय संख्याओं की, एक तो रूट में है, परफेक्ट रूट नहीं, और एक डेसिमल में होने के बाद, यानी दशमलव के बाद संख्याएं क्या है, कंटिन्यू फॉर्म में है लेकिन रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है, वो संख्या रिपीट नहीं हो रही। जैसे अगर रिपीट होगी 0.131313, तो फिर ये अप्रमेय नहीं होगी, ये तो क्या हो जाएगी, प्रमेय हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो अगर आप अप्रमेय संख्याओं के दो उदाहरण ढंग से समझ जाएंगे तो इनके सिवाय जितनी भी संख्या है वो सारी अपने आप में क्या है, प्रमेय संख्या, जिसके मैंने आपको सारे उदाहरण बताए। अब बात करते हैं एक नंबर पाई की, कि पाई क्या है। तो ध्यान रखना, इस पाई पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये पाई भी एक अप्रमेय संख्या है, जबकि पाई की एक वैल्यू है 22/7। ये 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसलिए है 22/7 क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये p/q में है। लेकिन ध्यान रखना ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक अप्रोक्स वैल्यू है। पाई की हम वैल्यू जो निकालते हो 3.14 एस ओन आता है, यानी ये पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीटिंग फॉर्म में नहीं आ रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। जैसे यहाँ देखो, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में और ये नंबर कंटिन्यू चल रहा है इन्फिनिटी तक, ऐसे ये पॉइंट के बाद चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। इसलिए ये प्रमेय संख्या न होकर क्या होगी, अप्रमेय संख्या होगी। कई गणितज्ञ हैं जिन्होंने पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू 60,000 तक निकाल रखी है, पॉइंट के बाद 60,000 तक, मानी पूरी एक बुक, एक किताब, लेकिन तब भी ये वैल्यू क्या नहीं हुई, समाप्त नहीं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय संख्या। तो ध्यान रखना, पाई कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या, लेकिन अगर सीधे 22/7 बोलेगा तो वो प्रमेय संख्या, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू सीधे 22/7 तो फ्रैक्शन है, और पाई बोलेगा तो पाई को हम रखेंगे अप्रमेय संख्या में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, इसका पहला पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में इससे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी संभावित क्वेश्चन होंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम के जितने भी जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कराए हैं, इन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, रेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे, प्राइम नंबर पे, कंपोजिट नंबर पे, इन पे सारे पे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है, धन्यवाद।